आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। सब लोग कैसे हैं दोस्तों? आप बेटा सब बच्चे एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे बढ़िया से? दोस्तों मैं बिल्कुल एकदम ठीक ठाक, बढ़िया, शानदार, पूरी एनर्जी के साथ रोम्बस टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। बेटा क्वाड्रिलेटरल में आपने कुछ बातें पूरी पढ़ ली थी। आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, थोड़े थोड़े सवाल ट्रेपिज्म, रोम्बस और पैरेललोग्राम के भी आपको साथ साथ में अध्ययन करवाए जा रहे हैं, ताकि बेटा इन चीजों पे आपकी पूरी कमांड बन जाए। इन सवालों के बारे में आगे कभी आपको चिंता करने की या सोचने की आवश्यकता ना पड़े। तो मुझे बेटा एक बार सब बच्चे बता दीजिए कि आपने रोम्बस में जितनी बातें कल पढ़ी उसके आधार पर बेटा रोम्बस के क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरा काम कर लिया। बेटा सारे सवाल आपसे बन गए होंगे। पहले मुझे बताओ बेटा, 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के सवाल में कोई डाउट किसी का? बाकी बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ बताओ 1 से लेकर 10 तक में कोई डाउट किसी बच्चे का? आपने क्लास पढ़ी, क्लास में बातें समझी और उन पे कोई सवाल ट्राई किया तो आपसे नहीं बन पाया तो बताओ। मैं 1 से लेकर 10 तक की बात कर रहा हूं, ये बातें बेटा आपकी ऑल फाइन, ऑल डन। अच्छा बताओ 11 से लेकर 15 में कोई डाउट किसी का? अरे भैया पहले बात को सुन लिया करो देव, भागने से पहले बात को सुन लिया करो। एक 12 नंबर सवाल के बारे में बताया है और 12 के बारे में, अरे यार 18 19 तुम बावड़े हो गए ऊपर क्या? तुमको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं यार? 12 नंबर सवाल दोस्तों आपने कहा कि इसमें डाउट है। वो सीधी सी बात है बेटा, तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मेरे पास एक रोम्बस है तो वो कुछ इस प्रकार की आकृति होगी और इसका एक डायगोनल तुम्हें दिया हुआ है। बेटा एक डायगोनल अगर दिया हुआ है और एरिया भी दिया हुआ है, आप जानते हैं एरिया होता है d1 इंटू d2 बटा 2, ये इसके एरिया का फॉर्मूला है। जी हाँ सर, d1 की वैल्यू आपको सवाल में 8 दी गई है, d2 की वैल्यू आपको पता नहीं है। क्या आप इस तरीके से d2 का मान 12 ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ सर, 2 डायगोनल पता लग गए मेरे को। एक डायगोनल 8 है, दूसरा डायगोनल सर 12 होगा। अच्छा 8 का मतलब ये साइड भी 4 है, ये साइड भी 4 है सर। 12 का मतलब ये साइड भी 6 है और ये साइड भी 6। ये बन गया दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको साइड ज्ञात करनी है। तो साइड ज्ञात तो कर ही सकते हैं बेटा, बताया था परपेंडिकुलर और बेस पता है। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, रूट कर दीजिए। रूट में 52 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 13 गुना 4 52, 2 रूट 13 आपके सवाल का उत्तर आ गया। और इस बात में क्या कंफ्यूजन आ गया भाई तुम्हें? कमेंट कर करके बॉक्स भर दिया कि 12 नंबर सवाल नहीं हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन में बताओ ऐसी कौन सी विकराल बात आ गई थी जो आपको क्लास में नहीं बताई गई भाई? एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला आपने कर लिया था 1/2 गुना d1 गुना d2, तो बस इस बात को ज्ञात कर लीजिए। और क्या बेटा? अरे सारे बच्चे मुझे बताओ एक बार 15 नंबर तक के सवाल पूरे हैं क्या? पता नहीं यार किस प्रकार के लोग पढ़ते हैं क्लास में, मैं क्या पूछ रहा हूं क्या बता रहे हैं। 15 नंबर तक के क्वेश्चन सारे हो गए क्या? 15 नंबर तक की बातें सबकी कंप्लीट है बढ़िया से? सिर्फ कमेंट करके मत कहना कि पूरे हैं, ये तुम्हें पता लगना चाहिए कि पूरे कैसे हुए। हमें एक एक बात ज्ञात करनी चाहिए। अगर आपको एक रोम्बस का एरिया चाहिए, एरिया चाहिए, तो जरूरी है कि हम उसके दोनों डायगोनल को फाइंड कर लें। अगर दोनों डायगोनल मिल जाते हैं, 1/2 गुना d1 गुना d2 करना है दोस्तों। अगर भुजा 10 है, एक डायगोनल अगर 12 आया है तो सेकंड डायगोनल 8 दूनी 16 बनेगा। सेकंड डायगोनल 16 बनेगा क्या? और अगर ये 16 बनेगा तो एरिया बनना चाहिए 1/2 गुना 12 गुना 16। सर ये 6 बार कटेगा, 96 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। कितने आसान आसान क्वेश्चन। अब यहां से तुम आगे पढ़ो बच्चे, यहां से तुम आगे पढ़ो। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी छोटी सी बात सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तुम जरा बात पे मेरे तरीके में गौर कर लेना। मैं तुम्हें एक बात सिखाना चाहता हूं बच्चे कि अगर मान लो तुम्हारे सामने एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों, ये एंगल 90 डिग्री का है। अगर बच्चों ये वाला एंगल 30 डिग्री हो, ये एंगल 60 डिग्री हो, तो क्या आप जानते हैं क्या कि रेशो इनका 1 √3 और 2 होता है? क्या बच्चों ये जानते हैं क्या रेशो इनका इस प्रकार में बनता है? सर रेशो इस प्रकार में बनता है। जी हाँ, और यही जानकारी दोस्तों अब मैं आपके सामने रोम्बस पर लेकर आ रहा हूं। बच्चे मैं यही जानकारी आपके सामने रोम्बस पर लेकर आ रहा हूं। देखिए मैंने आपके सामने एक समचतुर्भुज एक रोम्बस बनाया बेटा, इस टाइप का। भुजाओं के मैंने आपको नाम दे दिए समझाने के लिए, A B C D। मान लो इसके डायगोनल O पर मिल रहे हैं,
आप मुझे बताओ ये वाला एंगल 90 डिग्री कंफर्म है क्या? जी हाँ। एक बार बच्चों इस एंगल को 30 मान लो और ये वाला एंगल 60 मान लो। अगर मैं ऐसा मान लेता हूं सिर्फ, अब मुझे बताओ अगर इस डायगोनल को 2 मानोगे, 30 के सामने की भुजा 1 और ये साइड √3 रहेगी, ऐसा होगा क्या? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये AO की लंबाई अगर मैं 1 मानता हूं तो OC की लंबाई भी तो 1 ही बनेगी। अगर ये लंबाई 1 है, ये लंबाई 1 है, तो ये भी तो 1 बनेगा। जी हाँ। अच्छा, इसका मतलब ये भी हो गया क्या कि भुजा AB जो है ना, AB, क्या वो डायगोनल AC के बराबर आ गई? हाँ। तो आपने एक बात क्या समझ ली कि सर अगर किसी भी रोम्बस में, अगर किसी भी समचतुर्भुज में कोई एक डायगोनल, कोई एक डायगोनल, कोई एक साइड के बराबर हो जाए तो वो 30-60 वाले एंगल से ही आता है पक्का। अगर कोई एक डायगोनल, अगर कोई एक विकर्ण कभी भी, एक विकर्ण कभी भी भुजा के बराबर हो जाए तो 100% गारंटी है दोस्तों, वो 30-60 के एंगल से बनेगा, वो 30-60 की बात से बनेगा। ये बात आपने समझी? अरे बोलो बोलो, समझिए आपने ये बात? आपने कहा जी हाँ। चलिए मैं अब इस सवाल पे आता हूं। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, तुम्हारे सामने ये सवाल है CHSL के एग्जाम का पूछा हुआ, तुम्हारे सामने ये सवाल है CHSL का पूछा हुआ। सवाल की जानकारी कितनी सिंपल है दोस्तों। मैंने एक रोम्बस बनाया और मैंने इसकी दोनों साइड ये आपके सामने बना दिया। आकृतियां आपको बार बार बनाने की नीड नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो मेरी बात पे गौर कर लेना। प्यारे बच्चों, एक विकर्ण 8√3 है। अरे मैं अपनी मर्जी से आधा विकर्ण 4√3 और नीचे का ये आधा भी 4√3 कह सकता हूं क्या? बोलो बोलो, ऐसा कह सकते हो क्या? और एक बात तुम्हें पता है क्या कह रहा है? दूसरा विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है। बेटा इसका मतलब ये जो दूसरा विकर्ण है ना, ये वाला, ये उसकी साइड के बराबर है। अरे भैया इसका मतलब ये 2 और ये 1 और ये 1 इस प्रकार का रेशो रहा होगा। अरे बोलो बोलो। हाँ सर, अगर ये रेशो ऐसा रहा है ना, तो आप कह सकते हो क्या ये डायगोनल 8, सॉरी ये साइड 8 और ये 4 रहा होगा। सर मैं रेशो जानता हूं ना, 1 √3 का और 2 का आता है। सर 1 √3 का और 2 का रेशो आता है, उसी को तो इंप्लीमेंट किया है, उसी को तो सोचा है आपने, बस काम हो गया। बच्चों एरिया पूछा है 1/2 गुणा डायगोनल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डायगोनल का मल्टीप्लाई करोगे 2 बार कटेगा, 32 √3 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। आप बिना कोई हिचकिचाहट के इसे टिक करके आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? अगर किसी एक रोम्बस में कोई एक साइड अगर किसी एक डायगोनल के बराबर है, अगर एक डायगोनल की लंबाई के बराबर है ना, तो पक्का वो 30-60 के एंगल से बना होगा, तभी तो भुजा उसकी आधी बन सकती है। नहीं तो बेटा और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई बात में डाउट ही नहीं है आपको। आई बात समझ में? तुम्हें सवाल का तरीका पता लग गया? जी हाँ। आगे बात करते हैं। ये सवाल तो कुछ था ही नहीं करने वाला। D1 इंटू D2 का मल्टीप्लाई है, ये दोस्तों 150 के बराबर है। अब तुम्हें ये बात पता है सर एक डायगोनल की लंबाई 10 है, तो दूसरे डायगोनल की लंबाई क्या बननी चाहिए? सर डायगोनल की लंबाई 30 बनेगी। 30 कैसे आ गया, ये बात तुम्हें याद हो गई होगी। पेपर में इस प्रकार के सवाल आपको खूब दिए जाते हैं, पेपर में इस प्रकार की बातें आपको बहुत दी जाती है। प्यारे बच्चों, ये 18 नंबर सवाल में आपने इतना जी उठा रखा है, एक बार ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, तुम्हें बात समझ में आ जाएगी, और समझ में आए तो मुझे बताना। एक बार बिना मतलब के कमेंट मत करो, एक बार रुक जाओ, थोड़ी शांति रख लो एक बार के लिए। बच्चों मैंने आपके सामने जो रोम्बस बनाया, रोम्बस आप बताते हो क्या इसी प्रकार की आकृति को रोम्बस कह सकता हूं क्या? सर इसका मैंने नाम दे दिया ABCD। क्लियर है? मान लो ये ऊपर कट रहे हैं, इतनी बातें सिर्फ एक्सप्लेन करने को बता रहा हूं। सर परिमाप 2p है, मतलब चारों भुजाओं का योग 2p है। बेटा चारों मैं साइड को अगर A मान लेता हूं A, तो आप बताना 4A की वैल्यू 2p है। बेटा प्रत्येक साइड आपकी p/2 रही होगी क्या? अगर मैं इस भुजा का मेजरमेंट पूछूं, क्या वो p/2 रहा होगा? हाँ। सर विकर्णों का योग m यूनिट है, सर विकर्णों का योग m यूनिट है, यानी D1 और D2 का जो सम है ना, वो क्या है दोस्तों? m। और पूछा क्या आपसे? समचतुर्भुज का एरिया। बेटा समचतुर्भुज का एरिया ज्ञात कैसे करें? आपने कहा सर समचतुर्भुज का एरिया ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? कि 1/2 गुणा D1 गुणा D2। अगर कोई व्यक्ति आपके कान में आके D1 प्लस D2 का D1 D2 का मल्टीप्लाई बता जाए, भेज दी फाइल मेल कर दो, तो आप इस सवाल का उत्तर ज्ञात कर पाएंगे? आपने कहा हाँ सर। अब देखो मैं इसका एक बार बेटा दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो बेटा, मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, आप कहना कर सकते हैं सर। अच्छा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस 2D1 D2 कह सकते हो क्या? अरे बोलते रहना भाई, क्या तुम ऐसा कह सकते हो क्या?
और तुम्हें शायद एक बात याद होगी किसी बच्चे को, मैंने तुमको पिछली क्लास में बताया था कि बच्चों डायगोनल का सम क्या होता है, बताओ क्या ये चीज 4a² के बराबर होती है क्या? ये मैंने आपको बताया था पुरानी क्लास में, एक्सप्लेन करके बताया था कैसे आता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैं a की जगह अगर p/2 कर दूं तुम्हें दिक्कत तो नहीं है? आप कहना नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको p/2 का स्क्वायर भी कह सकते हो, a की वैल्यू को आप ऐसा बोल सकते हो सर। तो मेरे सवाल की वैल्यू आ गई 4p²/4, 4 से 4 कैंसिल, तो कंक्लूजन में मैं कह सकता हूं क्या d1 और d2 की वैल्यू को हम p² कह सकते हैं। कुछ नहीं है, जो बेसिक वाले फॉर्मूले हैं उनका यूज कर रहा है। प्यारे बच्चों इस वाली बात का मतलब हो गया p²। उधर ले जाओगे तो मुझे बताइए d1 और d2 का मल्टीप्लाई क्या m² - p² बन जाएगा? अरे बोल दीजिए। हाँ सर, यहां से अगर मैं ये 2 हटाऊंगा तो बटा में 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। डायगोनल इस रोम्बस का एरिया ज्ञात करना है तो वो 1/2 गुना d1 d2 होता है, इसका भी 1/2 करोगे बटा में 4 हो जाएगा। सवाल का उत्तर आ गया 1/4 m² - p²। ये मैंने आपको जो कल पढ़ाया था बेटा उसी पर बेस्ड क्वेश्चन था, कोई अलग से तिकड़म लगाने की नीड नहीं थी, बस वो बेसिक वाली जानकारियां होती है ना, उन जानकारियों को समझ लेना, उनके आधार पर ज्ञात कर लेना। 18 नंबर सवाल को लेकर जो खून खराबा मचाया था तुमने, क्या 18 नंबर क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, पता लग गया क्या बन रहा है सवाल? सुनो, एक समचतुर्भुज 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है। बच्चों एंगल तुम्हें एक 60 डिग्री का मिल रहा है, तो इसका मतलब उसका पड़ोसी एंगल 120 होगा। अरे बोलो, तुम्हें अगर एक एंगल की 120 डिग्री कैसे कर लोगे बेटा, तुक्के कैसे मार रहे हो, नींद में चल रहे हो प्रियंका? ए बी सी डी, आप मुझे बताओ ये पूरा एंगल अगर 60 होता तो ये ऊपर का एंगल 30 और नीचे का 30 ऐसे टूटता क्या? सर ये वाला एंगल आना चाहिए 120, 120 का मतलब ये भी 60 और ये भी 60 में टूटेगा क्या? हाँ सर, इसका मतलब ये 60 डिग्री के सामने की भुजा √3, ये भुजा 1 और ये 2 के रेशो में आता है। हाँ सर, बड़ा डायगोनल बताओ बीडी वाला होगा, बीडी की वैल्यू 2√3 है क्या? बीडी की वैल्यू 2√3 है क्या? अरे ये आधा √3 है, आधा आगे भी √3 होगा, बीडी कितना आएगा 2√3। सवाल में 2 की वैल्यू 28 दी गई है, 28 सेंटीमीटर भुजा, 2 की वैल्यू अगर 28 दी गई है तो क्या 28√3 आपके सवाल का उत्तर बन गया? बताओ, हमने कुछ किया ही नहीं सवाल में, हमने कुछ किया ही नहीं सवाल में, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो गया, बिना आपके कुछ ज्यादा माथापच्ची किए तुरंत इस बात को आपने सॉर्ट आउट कर दिया, बस आपके सवाल का उत्तर बन गया। ऐसे ही कमेंट सेक्शन में कोहराम मचा रहे थे कि भाई साहब ये तो बड़ा मुश्किल है, 19 नंबर नहीं हो पाया, इससे आसान तो सवाल ही नहीं है कोई, इससे आसान तो सवाल ही नहीं है। और एक बात मुझे और बताओ, छोटा डायगोनल मतलब एसी क्या 28 सेंटीमीटर का ही बनेगा? हाँ भैया, अगर 30 60 90 का एंगल बनता है ना तो एक डायगोनल भुजा की लंबाई के बराबर भी आता है, ये बात आप याद कर चुके हैं, इस बात में आपको दिक्कत नहीं है। बेटा एक भुजा की माप 10 है, तो बताओ छोटे वाली डायगोनल की माप भी 10 आएगी क्या? जब तुम्हें एंगल एक 60 डिग्री दिख रहा है तो 30 60 90 का एंगल रहा होगा। आप बताओ छोटा डायगोनल अगर 10 सेंटीमीटर का है, बच्चों बड़े वाला डायगोनल क्या 10√3 रहेगा? सवाल में तुम्हें दोनों डायगोनल ज्ञात करने आना चाहिए, छोटे और बड़े दोनों डायगोनल का माप ज्ञात कर सकते हो, वो भी बिना पेन उठाए। दिस इज आर्ट, ये कला है, ये कला आपको बनानी है। बड़े विकर्ण की लंबाई दोस्तों बता दो, 8√3 कह दोगे क्या? आप लोग कह दोगे 8√3 आंसर आएगा? अभी अभी लोग मुझे कमेंट करके बता रहे थे सर वो एंगल वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे। एक बच्चा कह रहा था 18 के बाद में सवाल डिफिकल्ट है, मेरे को लग रहा है 18 के बाद तो आसान शुरू हो गए, पहले थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी मतलब मान सकते हैं, था कहानी कुछ है, ये तो कैलकुलेशन भी नहीं है बेटा। अरे एक समचतुर्भुज का विकर्ण 8 6 बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्र कितना आएगा? 25 आएगा बेटा। अब आपने कहा सर ये वाली बात हमें समझ में नहीं आ रही, तो मतलब इसका मतलब आपने रोम्बस किया वो किसी काम का नहीं किया। एक डायगोनल 8 है तो ये 4 रहा होगा, ये 3 रहा होगा, ये 5 रहा होगा। यही भुजा अगर एक स्क्वायर की होती तो ये 25 का सवाल का उत्तर बन जाता, इसमें कोई डाउट नहीं था। समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 1600 है। अरे चारों भुजाओं के वर्गों का योग अगर 1600 है तो भैया चारों भुजाओं का वर्ग रहा होगा 400, भुजा रही होगी 20। 900 का आधा 200, 1/4 225, ये 15 का स्क्वायर रहा होगा।
CHSL के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, CHSL का पेपर का पूछा हुआ सवाल है। प्रिया कहते हैं कल की क्लास मेरी समझ में नहीं आ रही थी, फिर मैंने रिकॉर्डिंग देखी, फिर समझ में आया। ये तो होता ही है, रिकॉर्डिंग पढ़ोगे सब समझ में आएगा। ABCD एक समचतुर्भुज है, भुजा 8 है। अगर बच्चों BD 10 है, ये 5 रहा होगा, 2√x है, तो कितना रहेगा? 64 में से 5 घटाओगे 39, ये रहेगा 39। x का मान 7 आ गया क्या? 7 इज द करेक्ट आंसर, 7 इज द राइट आंसर। अरे बताओ 25 नंबर क्वेश्चन हो गया है, सॉल्व करके बताऊं? अबे यार गजब के आदमी हो यार, तुम्हें इतना कुछ पढ़ने के बाद भी क्या कबूतर वाली बात समझ नहीं आती? सारी ABCD पढ़ लेंगे, सारा कुछ पढ़ लेंगे, उसके बाद कोई बोलेगा भैया क्या कबूतर कैसा, वो तो नहीं आता हमें, वो तो हमें याद नहीं है, एक्सप्लेन करके बता दो सर। थोड़ी बहुत तो शर्म कर लिया करो यार, थोड़ा बहुत तो मामला पढ़ लिया करो। एक समचतुर्भुज है ABCD, आपको ये बोला इसकी भुजा 8 है। बच्चों BD 10 है, तो ये 5 और ये 5 रहा होगा। सर आप मुझे बता दो पहले, इसमें AO की लंबाई ज्ञात करूं। AO की लंबाई अगर मैं ज्ञात करूंगा तो 64 में से 25 घटाओगे, रूट में 39 आएगा। AC की लंबाई कितनी आएगी? AC की लंबाई आएगी 2√39। सवाल में कह रहा है सब 2√x है, अगर आप तुलना करोगे x का मान कितना आएगा? 39। और तुमसे पूछा गया था x + 10 का मान बता दो। मैं भी कई बार लगता है बेटा कहाँ माथापच्ची कर रहा हूँ, गलत जगह काम प्रयास कर रहा हूँ कि ये एक बात को ना 50 बार बता दें, फिर पूछे 51वीं बार कि डायगोनल ज्ञात कर लोगे? सर बता दो, हमको आता नहीं है सर। सर आपने 25 सवाल तो बता दिए, बस एक यही नहीं हो पाया था सर। 26 नंबर सवाल आपके दिमाग में सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 है, तो आप समझ लो D1 का मतलब अगर 4 है तो D2 का मतलब 4√3 रहा होगा क्या? बिना कोई कंफ्यूजन के। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजा इस विकर्ण के बराबर है। तो भैया समबाहु त्रिभुज में जानते हैं, आपने फॉर्मूला भी किया था, आपने रेशो के आधार पर भी काम किया था। साइड और एरिया में रेशो होता है 2√3 का। अगर मैं साइड को अपनी 4√3 मानता हूं, इसका मतलब आपने 2√3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मल्टीप्लाई 12 से करोगे, उत्तर बन जाएगा 12√3। आप चाहे फॉर्मूला तो √3/4 A² भी लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों A का मान आप लोग जानते हैं, A का मान आप लोगों को पता है 4√3 रखना है, इसका स्क्वायर है। गुणा भाग सॉल्व कर लेना, 12√3 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ये 26 नंबर सवाल की जानकारी है। हो गया क्लियर? 27 नंबर क्वेश्चन आपका रोम्बस का ये आखिरी सवाल है। पूरी उम्मीद है आप सब लोगों ने कर लिया होगा। एक समचतुर्भुज का क्या है? प्रत्येक भुजा की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, जिसका विकर्ण 40√2 है। अगर बच्चे किसी स्क्वायर का, अगर किसी वर्ग का डायगोनल विकर्ण 40√2 है, तो आप ये बता दो बेटा स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की भुजा 40 रही होगी क्या? स्क्वायर की भुजा 40 रही होगी क्या? अगर बच्चों स्क्वायर की भुजा 40 है, अगर स्क्वायर की भुजा 40 है, तो आप मुझे ये भी बता सकते हो क्या, आप मुझे ये भी बता सकते हो क्या कि भाई साहब ये मेरे सामने रहा होगा एक रोम्बस, ये रोम्बस रहा होगा, इसकी डायगोनल 3:4 में है, ये पूरा डायगोनल 3 है, ऊपर का आधा और इसका आधा करूंगा, रेशो तो 3:4 में ही आएगा। अरे 3/2 4/2 रेशो करूंगा 3:4 ही आएगा। और रेशो में ये 5 आना चाहिए, रेशो में ये 5 आना चाहिए। अगर मैं रेशो की बात करता हूं, सवाल के अकॉर्डिंग साइड दी गई है 40, यानी कि 8 गुना, तो ये डायगोनल पूरा 6 गुना 8 करेंगे 48, दूसरा करेंगे सर 8 गुना 8 64। ये तुम्हारे दोनों डायगोनल आ गए सर, ये तुम्हारे दोनों डायगोनल आ गए 48 और 64। एरिया कैसे ज्ञात करते हैं? 1/2 गुना 48 गुना 64, दोनों डायगोनल की लंबाई आपको पता लग गई, 2 से काट लेना, 32 बार कटेगा सर। 48 और 32 का गुणा करोगे, यूनिट डिजिट 6 बनेगा। एक ही ऑप्शन 6 वाला था, आगे तुम्हें सवाल नहीं करना है, मामला खत्म हो चुका है। बड़े ही गंभीरता से आप लोग मेंसुरेशन टॉपिक की चीजों को पढ़ रहे हो। मैंने फर्स्ट में आपको करवाया ट्रायंगल,
फिर हम इंटर कर गए क्वाड्रिलेटरल पे, मैंने आपको स्क्वायर पढ़ाया, फिर रेक्टेंगल पढ़ाया, फिर पढ़ाया पैरेललोग्राम और रोम्बस। इसका बच्चों एक आखिरी दौर बचा है, एक आखिरी पॉइंट पढ़ा है, अब उसे पूरा कर लें, उसे सीख लें अपन। चलिए, तो अब क्वाड्रिलेटरल का बच्चों आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, इसको भी कवर करते हैं बड़े अच्छे से। जैसे आपने अब तक की चीजों को पढ़ा है ना डिटेल में, वैसे ही पढ़िएगा। ये होता है बच्चों ट्रेपिज्म, इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। रेयर ही सवाल देखने को मिलते हैं, लेकिन जब कभी मिल जाए तो बेटा आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। बेटा ट्रेपिज्म किस प्रकार की आकृति होती है? सर आप कहना ट्रेपिज्म एक इस प्रकार का, ट्रेपिज्म सर एक इस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कोई आमने सामने की दो भुजाएं तो एक दूसरे के होती हैं पैरेलल, और बाकी की दो भुजाएं सर पैरेलल नहीं होती हैं, बाकी की दो डायरेक्शन सर पैरेलल नहीं होती हैं। ऐसा ये जो मैंने आपके सर टेढ़ा मेढ़ा सा बनाया ना बच्चों, ये आकृतियां जो आप आकृति देख रहे हो, इसमें बताओ बेटा ए बी और सी डी क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं? जी हाँ सर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं बेटा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन एडी और बीसी पैरेलल नहीं है। प्यारे बच्चों एडी और बीसी पैरेलल नहीं है। एडी और बीसी के बारे में कोई जानकारी आप नहीं जानते हैं। एडी और बीसी लाइनें बेटा टेढ़ी मेढ़ी होंगी। ये आकृति कई प्रकार से बन सकती है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं आकृति होती कैसे है? अच्छा बेटा, अगर मैं आपको सिंपल तरीका देखो इसकी हाइट का पूछूं, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये जो h है ना, h ये क्या है दोस्तों? h है पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। पैरेलल साइड के बीच की दूरी। इस लाइन की लंबाई a मान लो, इसकी लंबाई b मान लो, तो समांतर चतुर्भुज का जो एरिया बनेगा, सॉरी समलंब का जो एरिया बनेगा वो बनेगा 1/2 गुणा a प्लस बी गुणा में h। a प्लस बी गुणा में h, सर a प्लस बी गुणा में h। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि जो समांतर भुजाएं ना, उनका तो सम करना है और उनके बीच की दूरी से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपकी पैरेलल साइड है उनका योग कर दीजिए, उनमें हाइट का गुणा करके 1/2 कर देना, आप अपनी बात को ज्ञात कर सकते हो। ये फॉर्मूला सब बच्चे कॉपी में नोट कर लेना। समलंब चतुर्भुज में एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला 1/2 गुणा a प्लस बी गुणा में h। हालांकि इनमें आगे देखो अभी बात करेंगे तो थोड़ी बहुत ज्योमेट्री के बारे में भी मामला होगा, थोड़ा बहुत आपका ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट रिवीजन होगा बच्चे। एक आप जानकारी को और समझ लेना, तो सारी जानकारियां मैं आपको बता दूंगा ना, तो आप ये मानना कि आपके मैक्सिमम सवाल तो ऐसे ही बन जाएंगे। अरे प्लस उनके बीच की दूरी नहीं है रे राहुल, प्लस उनके बीच की दूरी नहीं है रे, कब समझेगा रे नालायक। ए बी सी डी बच्चों, इसमें आप मुझे एक बात बताओ, ए बी पैरेलल है सी डी के? क्या ए बी और सी डी पैरेलल है क्या? हाँ सर समांतर है, बिल्कुल समांतर है सर। एसी भी इसका एक डायगोनल है, बीडी भी इसका एक डायगोनल है ना। यहां से एक बात बताओ बेटा, दो समांतर भुजाएं देखो मैं ऐसे बना रहा हूं, ये इनकी ट्रांसवर्स लाइन है, ये इनकी बच्चों ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये इधर वाला एंगल और ये इधर वाला एंगल ऐसे बराबर होते हैं क्या? माफ कीजिएगा, इधर वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते, और ये अंदर का एंगल थीटा है तो ये इधर वाला एंगल भी थीटा बनता है। ऐसा कभी आपने लाइन के बारे में पढ़ा होगा? जी हाँ सर, यहां पे आपने जो आकृति बनाई है ना, हमें इसमें ऐसा दिख रहा है कि लाइनें ए बी और सी डी पैरेलल थी। ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान लेता हूं बेटा, तो ये इधर वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा क्या? जी हाँ, एकांतर कोण कह सकते हैं। अच्छा, इधर वाला ये वाला अगर एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही बनेगा क्या? हाँ सर, एंगल तो बिल्कुल एक जैसे ही बनेंगे। और ये एंगल होता है बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण भी बराबर ही होगा। तो आप मुझे ये बता दो, ट्रायंगल ए ओ बी शुड बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी, क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप भी होंगे क्या? क्योंकि इनके तीनों कोण बराबर मिल रहे हैं बच्चों, इनके तीनों कोण बराबर मिल रहे हैं, इनके तीनों एंगल इक्वल मिल रहे हैं। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट कड़ी और जोड़ते हैं। ये सब सवाल बनेंगे डायरेक्ट, ये सब सवाल बनेंगे डायरेक्ट पेपर में। एडी का बच्चों ये मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है,
यानी इसने इस लाइन को 1:1 में तोड़ा है। यहां दोस्तों मैं एक पॉइंट मान लेता हूं क्यू भी इस लाइन को 1:1 में तोड़ रहा है। अगर दोस्तों ये 1:1 में तोड़ रहा है ना, तो आप ये कह सकते हैं क्या कि सर पी क्यू की लंबाई जो बनेगी ना पी क्यू की, वो a प्लस बी बटा 2 बनेगा। a प्लस बी बटा 2 बनेगा। a क्या है? a ये है और b ये है। समांतर भुजाओं का योग करके आधा कर दीजिए, समांतर भुजाओं का योग करके आधा कर दीजिए। डायरेक्ट ये बात कई बार यूज करनी पड़ सकती है, ये ज्योमेट्री में और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, वहां पर बनाया करते हैं। यहां सिर्फ आपको फॉर्मूला से याद करना है कि भैया ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है, लाइन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है यार। एडी और बीसी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है पीक्यू, और पीक्यू की मान जो होगा वो a प्लस बी बटा 2 होगा। अरे h कैसे बोल दोगे? 90 डिग्री का एंगल थोड़ी है ये, थोड़ी जिसका जो मर्जी करोगे मान बोल दोगे यार। 90 डिग्री का कोई एंगल बनाता है उसे बोलते हैं अपन हाइट, ये कोई हाइट थोड़ी है। मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ में ये लाइन इन दोनों की लंबाई के योग का आधा बनेगी पक्का। अगली बात एक और समझो, मेंसुरेशन कम, ज्योमेट्री ज्यादा। यहां ट्रेपिज्म के सवाल आपके पेपर में कम आते हैं, ट्रेपिज्म के सवाल आपके पेपर में कम आते हैं, तो आपको इस पर बहुत ज्यादा ऐसे रिसर्च करने की नीड नहीं है। थोड़े बहुत हल्के फुल्के फॉर्मूले होते हैं, इनको आप याद कर लेना, इनको आप लिख लेना बच्चे। दोस्तों अब की बार मैं इनके बीच में ना डायरेक्ट एक लाइन डाल रहा हूं ऐसी पी क्यू, और इस पी क्यू की कोई विशेषता नहीं है, मतलब पी क्यू ने कोई इनको मतलब रेशो में 1:1 में डिवाइड किया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको इतना कह रहा हूं, ऊपर वाले का एरिया अगर m है, नीचे वाले का एरिया अगर n है, मैं क्या बता रहा हूं? एरिया, क्षेत्रफल। लिख के बताऊं, क्वाड्रिलेटरल DCPQ का एरिया, क्वाड्रिलेटरल PQBA का एरिया। अगर दोस्तों m/n में है, अगर ये दोस्तों m/n में है ना, और ये लाइन A है, ये लाइन B है, ये लाइन A है और ये लाइन B है, तो आप PQ की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। PQ की लंबाई रूट में आएगी, देखो m ऊपर है ना, तो सामने वाले से गुणा करना है ma², n का गुणा करना है b², nb² बटा में m प्लस n। क्या बताया? ma² प्लस nb² बटा में m प्लस n। मतलब क्या कि m का गुणा नीचे वाले से, n का ऊपर वाले से बटा में 2 कर दीजिए। आप कहना सर अगर कभी किसी क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में m और n का रेशो 1:1 हो जाए, मान लो अगर कोई लाइन है वो इक्वल एरिया में तोड़ दे, ऊपर का नीचे का एरिया बराबर हो जाए, तो आप PQ की लंबाई को ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, a² प्लस b² बटा में 2। अगर कभी रेशो बच्चे इक्वल ना बनता हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर कभी रेशो इक्वल बनता हो, 1:1 में टूटता हो, a² प्लस b² बटा 2 कर दीजिए, तुरंत अपनी जानकारी को हल कर पाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? क्या ये बात आपकी मस्तिष्क में फिट हुई? सारा खेल बच्चों फॉर्मूला बेस्ड थ्योरी होता है। यहां ट्रेपिज्म के सवाल ना आपको पूरे प्रीवियस ईयर में कोई 4-5-7 ही मिलेंगे। जब 4-5-7 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, तो आप इन फॉर्मूलों को प्रूव कर करके 2 घंटे का टाइम वेस्ट करो अपना, इतना कोई मतलब की बात नहीं है, इतना कोई मतलब का मामला नहीं है बेटा, ज्यादा आपको इसमें कष्ट करने की बात नहीं है। एक और कंसेप्ट सीख लो, कॉन्सेप्ट कोई रहना नहीं चाहिए। सवाल मैंने सारे प्रकार के डाल दिए हैं, सवाल मैंने सारे प्रकार के डाल दिए हैं बच्चों। A B C D, ये बच्चों एक आपके सामने ट्रेपिज्म है, ये लाइन A है और ये लाइन B है। इसके 2 डायगोनल मिलेंगे, 2 डायगोनल कौन कौन से? एक बनेगा AC और एक बनेगा BD। इस लाइन को दोस्तों आप लोग D1 कह सकते हैं, इस लाइन को आप लोग D2 कह सकते हैं। क्या दिस बोथ आर डायगोनल्स? जी हाँ, ये वाली भुजा C है और ये वाली भुजा D है। तो अगर कोई आपसे इसमें दोस्तों D1 का प्लस D2 का स्क्वायर पूछ ले, अगर आपसे वर्गों का योग पूछ ले, तो एक काम करना, C² प्लस D² प्लस 2AB याद कर लेना। इसको 2 बार आप पढ़ोगे ना, 1-2 सवालों पे इंप्लीमेंट करोगे तो बड़े अच्छे से समझ पाओगे कि D1 और D2 के स्क्वायर का जो इक्वल होगा वो C² प्लस D² प्लस 2AB होगा। C और D मतलब लेफ्ट राइट वाली भुजाएं, और 2AB इनका गुणा करके 2 गुणा कर दीजिए। बस इतनी सी बात करनी है, बस इतना सा पॉइंट करना है, इस बात को याद रखना। क्लियर? अच्छा, मैंने आपको अभी अभी ना एक पॉइंट सिखाया था, थोड़ा सा इसको मैं और इंप्रूव कर लेता हूं बेटा अपना। ये वाला तुमने ये PQ किया था, PQ A प्लस B बटा 2 आया था,
a प्लस बी बटा 2 आया था। ये थोड़ा सा इसको और समझ लो। इसके सिमिलर एक बात मैं बताना बीच में भूल गया, फिर आगे सवाल आएंगे तो आपको चिंता हो जाएगी। सवालों में चिंता नहीं होनी चाहिए, इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं। ए बी सी, बच्चों मान लो इसमें एक लाइन बनाई पी क्यू, ऐसे बना दी पी क्यू। ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है दोस्तों, इसको भी m अनुपात n में तोड़ रही है, इसको भी m अनुपात n में तोड़ रही है। पहले बच्चों मैंने मिड पॉइंट लिया था, अब मिड पॉइंट नहीं कह रहा हूं, मैं कोई भी पॉइंट कह सकता हूं। तो पी क्यू की लंबाई जो आएगी वो आएगी एम ए, एम का गुणा दूर वाले से, एन का गुणा दूर वाले से, एन बी बटा में एम प्लस एन। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, एम ए प्लस एन बी बटा में एम प्लस एन। अगर किसी सवाल में एम और एन का रेशो 1:1 हो जाए, यानी बराबर हो जाए, यानी मिड पॉइंट में टूट जाए, तो ये a प्लस बी तो अपने आप हो गया क्या? वैसे फॉर्मूला ये था, वैसे कॉन्सेप्ट मेन तो बच्चों ये था, अगर a और b बराबर, सॉरी m और n का रेशो 1:1 में हो जाए तो सीधी सी बात है बच्चों, a प्लस बी बटा 2 कर सकते हैं। भाई अगर मिड पॉइंट में आएगा तो भी सवाल कर लोगे, मिड पॉइंट में नहीं आएगा तो भी कर लोगे, रेशो तो आपको बताएगा ही ना। ये तो है बेटा जब भुजाओं का रेशो दिया जाए, और ये है जब एरिया का रेशो दिया जाए। एरिया स्क्वायर में चलता है, वैसे भी आपको याद है, तो एम ए स्क्वायर एन बी स्क्वायर बटा में एम प्लस एन, वो एरिया की बात हो गई। ये आपके कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं बच्चों। क्या ये फॉर्मूला आप लोग समझ पाए? क्या ये फॉर्मूले आप लोग नोट कर पाओगे? अरे शिवम भैया, वो क्वेश्चन में अगर मिड पॉइंट देगा तो मिड पॉइंट का सवाल फॉर्मूला लगाना बेटा, मिड पॉइंट नहीं देगा तो सवाल लगा लेना यार, इसमें क्या है। अरे तुमको मैंने एक मान लो, सपोज करो, एक कल्पना करो, एक सामने मैंने आपको ट्रेपेजम बनाकर दिया ये वाला, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ए बी सी डी। ये भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, ये भुजा दोस्तों मान लो 7 सेंटीमीटर लंबी है, वैसे बता रहा हूं। इनमें एक लाइन है पी क्यू, ये पी क्यू इनके बीच में है, और इस प्रकार है, ये इस प्रकार है कि इनको 1:1 में तोड़ रही है, यानी मिड पॉइंट में तोड़ रही है। तो आप पी क्यू का मान ज्ञात कर सकते हो क्या? ये पी क्यू का मान ज्ञात कर सकते हो क्या? आप कहना हाँ सर, ये 17/2 करेंगे, उत्तर आ जाएगा 8.5। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अच्छा मान लो सर ये मुझे रेशो 1:1 में ना दिया जाता, एग्जामिनर मुझे ये कहता भाई कि इनका 3:4 में डिवीजन हुआ है, ये लाइन 3:4 में टूटी है, तो आप वो करते, क्या करते मुझे बताओ? 3 का गुणा 10 में करोगे 30, प्लस 4 का गुणा 7 में करोगे 28, बटा में m प्लस n का मतलब 7, सर 58/7 सेंटीमीटर आएगा। ये आपके सवाल का उत्तर आ गया। मनोज भाई साहब इसका उत्तर 29 दे रहे हैं। भाई थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम्हें एक बात वैसे कॉमन सेंस समझ में आ रही है कि ये जो बीच की लाइन है ये 10 सेंटीमीटर से छोटी और 7 सेंटीमीटर से बड़ी आएगी क्या? भाई तुम्हें देखो, बाकी फॉर्मूले को मारो गोली, गणित नहीं आती, पर इतनी बुद्धि तो काम कर रही है कि इनके बीच में कोई पॉइंट मिलाऊंगा, वो 10 से छोटा और 7 से बड़ा ही तो आएगा। तो भैया 29 कहने से पहले सोचना चाहिए 29 बन सकता है कि नहीं बन सकता यार। साथ साथ नोट किया करना भाई यार, दुनिया से लेट क्यों चलता है। बिल्कुल होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, आमने सामने का जो एरिया होता है उनका मल्टीप्लाई एक दूसरे के एरिया के इक्वल होता है। सम इक्वल नहीं होता, उनका मल्टीप्लाई इक्वल होगा, मल्टीप्लाई। अगर मैं इसमें तुम्हें बताऊं, ये एरिया मान लो, इस एरिया का नाम मान लो P है, इसका नाम एरिया का Q है, इसका एरिया R है, और इसका एरिया S है ना, तो हर एक क्वाड्रिलेटरल के लिए P गुणा R और S गुणा Q ये इक्वल होता है हमेशा, फॉर ईच एंड एवरी क्वाड्रिलेटरल। हर एक क्वाड्रिलेटरल के लिए बात सही होती है। ठीक बात, आगे बात करते हैं बच्चों। एक आखिरी पॉइंट को और समझ लेना, ये भी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। इसका नाम है जी आइसोसेलेस ट्रेपिज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। बेटा दो भुजाएं बराबर हैं, अब दो भुजाएं बराबर कौन से वाली होंगी? बताओ कौन से वाली होंगी? आप कहना सर देखो, आमने सामने की ये वाली साइड पैरेलल है ना, ये तो इक्वल हो नहीं सकती, ये तो इक्वल हो नहीं सकती।
अब बाकी की जो दो भुजाएं बच गई, कि ये तो ऐसे एक दूसरे के लंबाई में इक्वल बन सकती है ना। अब जरा मेरी बात पे कॉमन सेंस लगाना, रटने वाली बात नहीं होती, फॉर्मूले को ऐसे रटना नहीं है बच्चों। ये लाइन ए है और ये लाइन बी है ना। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको कहता हूं भाई साहब ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा ट्रेपिज्म है कि बीसी और एडी बराबर है, तो आप मुझे बुद्धि लगा के बताओ कि बीसी और एडी इक्वल आने के लिए क्या ये जरूरी है क्या कि अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये बिल्कुल इसके बीच वाला पॉइंट बनेगा? भैया तभी तो जितना इधर है इतना इधर है, तभी तो साइड इक्वल आएंगी। आप कहना हाँ सर, मतलब इस दूरी को मैं बी कह सकता हूं क्या? ये दूरी भी तो बी बनेगी, स्क्वायर थोड़ी बनेगा रे नालायक। तो सोचता क्यों नहीं है यार, तो सोचता क्यों नहीं है? रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर थोड़ी बन जाएगा यार। ये साइड भी बी थोड़ी आ जाएगी यार, करे स्क्वायर बन गया, ये तो रेक्टेंगल है। अरे बी के सामने बी लिख रहा है। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं बेटा, आप मुझे बताओ इस पॉइंट को मैं एक बार पी और क्यू मान लेता हूं। देखो पी क्यू की लंबाई तो डीसी के बराबर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये जो पार्ट बच गया इधर वाला क्यू बी, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट बच गया एपी, क्या दोस्तों ये भी एक दूसरे के बराबर आने चाहिए क्या? अगर ये आइसोसेलेस है बच्चों, तो ये भी तो एक दूसरे के बराबर आने चाहिए ना सर। इनके बिना तो बात कैसे बनेगी सर, इनके बिना तो काम कैसे हो पाएगा, बराबर आना चाहिए। और तुम्हें इनका साइज पता है, ये सर a माइनस बी बटा 2 का, पूरी लाइन देखो a थी, a में से बीच वाला पॉइंट घटा दो तो ये बन गया a माइनस बी। क्या दोस्तों ये वाला पॉइंट भी a माइनस बी बटा 2 और ये वाला पॉइंट भी a माइनस बी बटा 2 बनेगा क्या? इसको ढंग से देखकर बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं तुम्हें? आइसोसेलेस ट्रेपिज्म अगर बनता है ना, अगर बनता है तो इसी प्रकार से बन सकता है, इसी प्रकार से बन सकता है सर। ये बीच की लाइन बी एकदम मिड पॉइंट पे मिले, इधर का एरिया सेम होगा, तभी तो इनकी हाइट सेम होगी ना। अरे आप मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूं तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल, बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये हाइपोटेनियस और ये हाइपोटेनियस बराबर है, ये इनका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बराबर है, तो भैया बेस भी तो इक्वल ही आना चाहिए, बेस भी तो बराबर ही आना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक थोड़ी सकती है। हाँ देखो थोड़ा तुम्हें एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, तुम लोग क्या भोले बच्चे हो, जल्दी भूल जाते हो, फिर बाद में इल्जाम के पर्चे फाड़ते हो मास्टर पे कि हमें समझ में नहीं आ रहा सर, पता नहीं कैसा पढ़ा रहे हैं। वैसे मैं बता दूं तुम्हें, जितनी डिटेल में आपका ये कोर्स चल रहा है ना, इतना डिटेल में कोई माथा पच्ची करता नहीं है। अगला कह रहा है कि सर हमें इतना कहाँ करना है। अगर ये लाइन बच्चों 10 है, ये लाइन बच्चों 10 है, और ये लाइन मैं ऊपर की मान लो 4 मान लेता हूं, मान लो 4 मान लेता हूं, तो आप मुझे बताओ ये साइड, ये वाला पॉइंट 4 होगा, ये वाला पॉइंट 3 होगा, ये वाला पॉइंट 3 होगा, ऐसे होगा क्या? होगा ना? ये बात तुम्हें पता लगी कि 4 के सामने 4 बनेगा सर, इधर वाला एरिया 3 होगा, इधर वाला एरिया 3 होगा। इस बात में कोई डाउट नहीं है सर, इस बात में कोई समस्या नहीं है, ये बात हम भली भांति जानते हैं। अच्छा मैं तुम्हें एक सवाल पूछ रहा हूं, देख रहा हूं कि तुम लोग मुझे इसका उत्तर दे पा रहे हो क्या? तुम्हारे सामने मैं एक कहकर आइसोसेलेस ट्रेपिज्म बना रहा हूं बेटा, ये बात मैंने आपको बताई है। दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रेपिज्म, ये मान लो ए बी सी डी, क्लियर? ये ऊपर की साइड है ना, ऊपर की, इसकी मेजरमेंट आप मान लो 8 सेंटीमीटर, कितनी? 8। ये नीचे की जो साइड है, पूरी लंबी साइड है, लंबी भुजा है, इसको बच्चे आप लोग मान लो 16 सेंटीमीटर। और ये वाली जो साइड है, ये भुजा, इसकी लंबाई को अपन कुछ मान लेते हैं, कितना माने बताऊं? 8 हो गया ये वाला, 8 ठीक है। ये काम करो, इनके बीच की हाइट भी मान लो, नहीं हाइट मत मानो यार, हाइट मानोगे मामला खराब हो जाएगा। ये 16 में से 8 के 8, 8 का आधा हो गया 4, ये 4 हो गया, इसको 5 मान लो, इसको 5 मान लो। तो अब तुम बताओ मुझे इस ट्रेपिज्म का एरिया कितना बनेगा? बेटा इस ट्रेपिज्म का एरिया बताओ कितना बनेगा? एरिया, इसका एरिया 6 बनेगा क्या? इसका एरिया 6 बनेगा? 36 बनेगा। देखो तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना कि अब आपको पता लग गया सर, मैं इस साइड को अगर परपेंडिकुलर डालूंगा सामने इसके, तो ये वाली साइड, ये 90 डिग्री का एंगल है, 8 के सामने 8 होगा, ये 0.4 होगा, ये 0.4 होगा सर। इसका मतलब ये हाइट इनकी 3 होगी,
हाइट इनकी 3 होगी। ट्रेपिज्म का जो एरिया आता है वो आता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजाएं 16 और 8 है, 24 हो गया, गुणा उनके बीच की दूरी 3 हो रही है बेटा, 36 सेंटीमीटर। आपके सवाल का उत्तर मिल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक तो मुझे मजे की बात और बताओ यार, एक तो मजे की बात और मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा आप में से बात को मेरी कैच कर पाए, ये जो इधर बच्चा एक चिन्ना सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला देखो, ये थोड़ा सा मामला होता है गंभीरता से समझने वाला। मैं इसलिए कहता हूं बेटा, तुम एक टॉपिक चाहे कम पढ़कर जाओ, और जितने पढ़कर जाओ ना, उतने आपको प्रॉपर वे में क्लियर होने चाहिए। ये जो दो ट्रायंगल आपके सामने हैं, क्या ये एकदम सेम डिट्टो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे के सेम है क्या? अब एक बात बताओ, ये अगर एक दूसरे के सिमिलर हैं, मैं वैसे ही रैंडमली एक काम करने के लिए इसको यहां से उठाकर, इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर डाल दूं बेटा, ऐसा डाल सकते हैं ना? तो पहले बच्चों ये भी 4 आएगा और ये भी 3 आएगा। कुल मिलाकर आप ये कहना सर, इसका एरिया एक ट्रायंगल के एरिया के सिमिलर ही है। आप कोई अलग कहानी कहने की बजाय एक रेक्टेंगल का भी फील ले सकते हैं। सर आप एक रेक्टेंगल का भी फील ले सकते हैं ना? हाँ, इसमें एक्चुअली एक रेक्टेंगल छुपा हुआ होता है। आइसोसेलेस ट्रेपिज्म का जो एरिया होता है वो एक रेक्टेंगल की बात होती है। और बच्चे, रेक्टेंगल जो मैंने पर्पल कलर में किया है, क्या इसका एरिया 8 4 12, 12 3 36 ऐसे भी ज्ञात हो सकता है ना? लंबाई गुणा चौड़ाई से भी 12 3 36 ही आता है ना? हाँ, ये बात तुम्हें समझ में आ गई, कितना बढ़िया तरीका है। अब आ जाओ बच्चे, आप लोग सवाल करने को तैयार हो, आप लोग सवाल करने को तैयार हो। अब मैं तुम्हें इसकी चीजें बताता हूं कि ट्रेपिज्म के सवाल कैसे बनते हैं। अब इस पर जानकारियां क्या बनती हैं, इन पर अपन काम कर लेते हैं। ट्रेपिज्म के सारे कॉन्सेप्ट हैं, अब आप कर लोगे बेटा। समलंब चतुर्भुज की थ्योरी क्या बनती है? थ्योरी मैंने आपको बता दी कि भाई साहब इस प्रकार के सवाल बनेंगे। अब सवालों पे जो डेटा बनेगा, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है और आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। जानकारी आगे स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, 5 मिनट के बाद आगे पढ़ेंगे सारा मामला। सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक, ओनली 5 मिनट्स।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। तो बेटा सवाल इसके अपन करना स्टार्ट कर दें अब। बहुत आसान आसान सवाल है, बहुत तेज गति में आप लोग कर पाएंगे। एग्जैक्ट आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएं, ऐसा कंटेंट आपको शीट में दिया जा रहा है। समलंब चतुर्भुज की भुजाएं, समांतर भुजाएं 6 और 8 हैं। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी दी गई है, एरिया पूछा है। सर 1/2 गुणा 6 + 8 करना है और गुणा में आपको 4 करना है, तो 14 28 आंसर बन जाएगा। 28 आंसर पीछे बनने की वजह क्या है, कारण क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक आपके सामने समझ में आ गया। ये सवाल बेटा मैं करके नहीं बताऊंगा। अच्छा एक सवाल कर लो यार, ये मीटर स्क्वायर पूछा है, तुम्हें ये तो पता है ना 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये 17 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। एरिया क्या बनेगा? 1/2 गुणा 17 + 15 गुणा में 6, तो 32 गुणा में 6/2 करोगे सर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं उत्तर देना मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना हो 100 से नहीं 10,000 से भाग दोगे, क्योंकि आप मीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। ये स्क्वायर की बात चल रही है, वर्ग की बात चल रही है। उत्तर आएगा 0.0096 मीटर स्क्वायर। सी आपके सवाल का उत्तर बनेगा बेटा। बी आंसर देने वाले लोग काम गलत कर रहे हैं, बी उत्तर आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सेम क्वेश्चन है, डिटो सवाल है, सीपीओ के पेपर का सवाल है, ये भी सीपीओ में आया था, ये भी सवाल सीपीओ में आया था। 27 13 40, 40 गुणा 4 160। सर 160 के बटा में आप 10,000 करोगे तो इसका मतलब 0.016 बनेगा। सवाल का उत्तर ए बनना चाहिए। ये इजी इजी सवाल है, इनमें दिक्कत नहीं है बच्चों। 4 नंबर सवाल केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये तुम्हें घर से करके लाना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। सवाल पढ़कर बताओ, कर लोगे ना? एरिया दिया, बीच की दूरी दी गई है, एक भुजा की लंबाई दी गई है, दूसरी भुजा की लंबाई पूछी है। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, 8.13 14 जोड़ना है, 5.7 आंसर बन जाएगा। देखो 7 नंबर क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे समांतर भुजाओं का अनुपात दिया है 3:2, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें पता है एरिया का फॉर्मूला होता है समांतर भुजाओं का योगफल, 5x आ रहा है और बीच की दूरी कितनी है 15, ये बराबर है 450 के, ये पूरा पूरा कटेगा 30 बार 60, 5x की वैल्यू आ गई 60, और यही तो पूछा गया था, समांतर भुजाओं का योग पूछा था, योग 5x से तो बन रहा है। ये सवाल देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सवाल गज में ही चल रहा है, तो आपको इस प्रकार के सवाल में दिक्कत नहीं है। कल परसों एक दिन की क्लास में एक बच्चा भी इस प्रकार का सवाल लेकर आया था, तो पता नहीं कौन एक बच्चा था, कहता मेरे पापा ने क्वेश्चन पूछा ये और आता नहीं है हमें। समांतर भुजाओं की लंबाई बेटा 2.56 गज, ये भुजा 2.56 गज मान लो, ये भुजा 3.44 मान लो, और भुजाओं के बीच की दूरी 1.44 गज है। तो मैं आपको कह रहा था भाई जब ये टॉपिक आएगा तब ये हो जाएगा, चिंता मत करो। एरिया की बात करोगे 1/2 गुणा इन दोनों का सम कितना होगा बेटा? इनका सम बनेगा 6 गुणा में बीच की दूरी। आप बताओ एरिया जो बन रहा है 1.44 गुणा 2 बन रहा है क्या? 4 3 12 का मतलब 1 12 1 13 का 1, सर 4.32 मीटर स्क्वायर बन रहा है। अब देखो मेरी बात समझना, सवाल को जल्दी करने का तरीका समझो। इस पर 1800 रुपए प्रति गज के हिसाब से तुमको खर्चा करना है, 2 0 से 2 पॉइंट उड़ा दो, 432 गुणा 18 करना है दोस्तों, खत्म। 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 बनेगा, 6 वाला बच्चों एक ही ऑप्शन है, तो बस मामला खत्म हो गया। इतना सा सवाल है ये, बताओ। इस पर तुम्हें जमीन जोतने का खर्चा लगाना है, तो वो आएगा बच्चों 7776, मल्टीप्लाई मत करो, यूनिट डिजिट बनाओ, बात बन जाएगी। बेटा सवाल में पढ़कर बताओ, सीपीओ के पेपर का दिया हुआ सवाल है, आइसोसेलेस ट्रेपिज्म का ये क्वेश्चन है क्या? आपने कहा सर बिल्कुल ये उसी प्रकार का सवाल है, ए बी सी डी। समांतर भुजाएं 200 और 400 हैं बेटा, ये वाली साइड 400 है, ये वाली साइड 200 है। अन्य दो भुजाओं में से 260 मीटर लंबी भुजा है दोनों बेटा, तो आप बताओ इसका एरिया कितना बनेगा?
बेटा एरिया के लिए देखो मैं इसको एक बार मिला दूं, अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ, ये 200 और ये 100 बनेगा, ये 240 बनेगा क्या? अरे 24 10 26 का ट्रिपलेट आता है सर। अगर एरिया ज्ञात करना होगा, मेरी बात सुनो, मैं इस लाइन इस ट्राइंगल को इधर ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो ये बन गया एक रेक्टेंगल, लंबाई 300, चौड़ाई 240। सवाल का उत्तर आ गया 72,000। 72,000 इज द करेक्ट आंसर। आंसर आने की वजह क्या है? वजह आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई साहब हमने इसको यहां शिफ्ट कर दिया। अगर ये शिफ्ट नहीं करते तो भी आपके सवाल तो ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप इनका योग करते 600 गुणा 240, तब भी बेटा 2 करते आपका उत्तर सेम आता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई समस्या नहीं है। जैसा तुमको मैंने अभी सवाल बताया था, एकदम हूबहू सेम क्वेश्चन है ये। जैसा हमने अभी अभी सवाल किया था बच्चे, क्या बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है क्या ये? डेटा को समझ लिया करो। ये लाइन बच्चों 21 है ना, ये लाइन अगर 21 है तो ये भी 21 आएगा, बच गया 30 तो ये 15 बनेगा, और ये आपको दिया हुआ है 39। 39 का मतलब ट्रिपल 12 5 13, ये 36 बनेगा। अरे 12 5 13 का ट्रिपल 36 बनेगा सर। इसको मैं अगर यहां अपने दिमाग में मान लेता हूं तो 36 गुणा 36 1296 एरिया बन गया। बस इतनी सी बात है, इतना सा आसान काम है। आप रेक्टेंगल का तरीका लगाओगे ना, सवाल तुम्हें और आसान लगेगा। ट्रेपिज्म बहुत आसान है। सवाल समझ पा रहे हैं आप लोग? बच्चों ये है सवाल शानदार। इस शीट में जितने भी सवाल है ना, अगर उनमें कोई बढ़िया सवाल की बात करेंगे तो ये है सवाल आपके लिए बहुत दमदार। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ABCD एक ट्रेपिज्म है। ऐसा है बच्चों, AB का मेजरमेंट छोटा है और CD का ज्यादा है। AB 4 है, BC 3 है, CD 7 है और DA 2 है। तो इस ट्रेपिज्म का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब चारों भुजाएं तो तुमको दे दी, चारों साइड तो आपको दे दी, पर एरिया ज्ञात करना है। तो एरिया ज्ञात करने के लिए कोई डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला तो नहीं है मेरे पास। बेटा फॉर्मूला तो उस सवाल में काम करता है जहां अपने पास कोई भुजाएं हो, जहां अपने पास कोई साइड हो। ऐसे तो मैं ज्ञात कर नहीं पाऊंगा। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ट्रेपिज्म का बच्चों एरिया ज्ञात करने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है तुम्हें? ट्रेपिज्म का एरिया ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सर एक तो पैरेलल साइड की वैल्यू चाहिए होती है, वो तो है। हाइट मिल जाए ना तो बात बन जाए। हाइट मिल जाए तो एरिया ज्ञात कर देंगे। सर हाइट कहां से लाएं? हाइट कहां से लाएं? चलो हाइट लेके आते हैं, आओ कहीं से मांग के हाइट लेके आते हैं। क्या कोई हमें बता दे हाइट के बारे में, तो बात बन जाए। ये दोनों डाल दो बेटा इस पर, यहां से परपेंडिकुलर, कि ये भी हाइट होगी, ये भी हाइट होगी। आपको समझाने के लिए पॉइंट लिख रहा हूं, PQ। बेटा एक बात बताओ, अगर ये ऊपर की लाइन 4 थी और ये लाइन भी 4 होगी क्या? लेकिन इस बार ना इधर और इधर का बराबर नहीं है, तो मैं एक बार के लिए इसको x मान लूं, इसको मैं एक बार के लिए 7 माइनस x मान लूं? नहीं, 3 माइनस x। अरे बताओ, जब मैं 4 को 3 को माइनस x को जोड़ूंगा, क्या सारी बात का मतलब ये निकल कर आएगा? आप कहना हाँ सर। अच्छा, अब मेरे सामने 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बताओ, इस हाइपोटेन्यूज इसका हाइट का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस x स्क्वायर होगा क्या? अरे लंब का स्क्वायर क्या होता है? करंट स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहां भी ये काम करो, h का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस x का होल स्क्वायर करोगे क्या? साथ साथ देखकर बताओ जी, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये ओपन करूंगा, होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस का बनेगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कहलाएगा। बच्चों अंदर माइनस माइनस प्लस 6x बन जाएगा। यानी ये चीज भी x स्क्वायर माइनस 6x के बराबर है क्या? सॉरी, माइनस x स्क्वायर प्लस 6x। आप कहना था देखो बात ऐसी है, ये भी h स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी h स्क्वायर की वैल्यू है, तो क्यों ना इनको बराबर रख दूं। 4 माइनस x स्क्वायर बराबर माइनस का x स्क्वायर प्लस 6x। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। सर x स्क्वायर कैंसिल हो गया, x का मान आ गया जी 2/3। ये सारा संघर्ष x का मान ज्ञात करने के लिए किया था। अब इसमें पुट कर लो,
एच स्क्वायर बराबर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/9 सर 9 चौका 36 और 3 32/9। एच की वैल्यू कितनी आ गई 8 16 2 4/3 √2 ये आएगी क्या बच्चों बताओ। तुम्हें अपने सवाल में एच का मान चाहिए, मैंने तिकड़म लगा के जुगाड़ लगा के एच का मान ज्ञात कर लिया और अब एरिया लगा देंगे फॉर्मूला 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योगफल 7 4 11 गुणा 4/3 √2 इनकी हाइट की बात हो रही है सर 2 बार कटेगा 11 दूनी 22 22/3 √2 ऐसा कोई ऑप्शन है डी मिल रहा है सर डी को टिक कर दो ये सवाल बढ़िया है। ट्रेपिज्म पे अगर कोई अच्छा सवाल बनेगा बेटा ये अच्छे सवाल की बात है, ये समझाने में टाइम लगा मुझे तुम्हें, वैसे सवाल टिपिकल नहीं है, सवाल मुश्किल नहीं है, सिर्फ हाइट ज्ञात करनी थी पहले, हाइट ज्ञात कर लो। ये मैंने आपको तो बताया कि अगर चारों साइड दी जाए, अगर चारों साइड देके ट्रेपिज्म का एरिया पूछे तो इस प्रकार से सॉल्व होगा। पहले आप हाइट निकालोगे, हाइट से अपनी बात बनाओगे बेटा। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में तुम्हें करवाया हुआ है, मैंने आपको डायगोनल के सम का एक फॉर्मूला बताया था बच्चे, क्या बताया था बताओ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ ऐसी बात याद है? आप सवाल पढ़कर बताओ, केवल ये वैल्यू पुट करनी है, कर लोगे सवाल? सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ और सिर्फ मान रखने हैं बेटा, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना। देखो यहां पर सी और डी क्या होंगी, सी और डी होंगी नॉन पैरेलल साइड, और ए और बी क्या होंगी, ये एक दूसरे के पैरेलल साइड है, वो है। ध्यान रखना आप वैल्यू कौन सी पुट कर रहे हो, वैल्यू को उठापटक करके गलत मत कर देना सवाल। ये है सवाल बढ़िया। अच्छा मैंने आपको ये बताया था क्या, ट्रेपिज्म में जो आमने सामने के दो वो ट्रायंगल बनते हैं, एक दूसरे के सिमिलर बनते हैं, ये मैंने आपको लिखवाया था ना आज ही। हाँ तो बेटा वो ऐसे ही नहीं लिखवाया, मुझे पता था उस पर सवाल बनेगा इसलिए लिखवाया था। ए बी सी डी एक दूसरे के पी पर काटते हैं, ये ए सी है बच्चों डायगोनल, और एक ये बी डी डायगोनल है, ये एक दूसरे को पी पर काटते हैं। आप जरा मुझे बताना भाई कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा बनेगा। क्या मैं कह सकता हूं ना ट्रायंगल ए पी बी शुड बी सिमिलर ट्रायंगल सी पी डी के। अब तुम्हें भुजाओं के मेजरमेंट दिए हुए हैं, एपी दिया हुआ है 3x - 1 और पीसी दिया हुआ है 5x - 3, बीपी दिया हुआ है 2x + 1 और ये दिया हुआ है 6x - 5। प्यारे बच्चों संगत भुजाओं का अनुपात सेम होगा, एपी बटा में सीपी बराबर होगा बीपी और पीडी। क्या ये वाले अनुपात एक दूसरे के सेम आएंगे? हाँ सर, हम इन अनुपातों का यूज करके क्या x का मान ज्ञात कर लेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 × 18 x² माइनस का बनेगा 15x प्लस का बने माइनस का 6x सर 15 6 21x बनेगा और प्लस का 5 बनेगा, ये मैंने गुणा कर दिया, 5 दूनी 10x² माइनस का 6x प्लस का x माइनस का x बनेगा और माइनस का 3 बनेगा। इधर ले आओ 8x² माइनस का 20x प्लस का 8 बराबर 0, 4 से भाग कर लो, 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। बेटा क्वाड्रिक इक्वेशन को पुट करके सॉल्व करके आगे मान ज्ञात कर लोगे क्या? आगे मान ज्ञात कर लेंगे ना? जी हाँ, -4 -1 रखोगे, 2 वैल्यू आएंगी और x जा करके आगे सॉल्व करना है। तुम्हें मैंने सवाल के आखिरी मोड़ तक लाके छोड़ दिया, अब एक तिकड़म एक तरीका आपको सवाल का लगाना पड़ेगा जिससे आप अपने सवाल को बना पाओ बेटा। ये आकृति ठीक से बनाकर नहीं दी बेटा, ये एक्चुअली समलंब बनाया नहीं है, ये रेक्टेंगल बना दिया यार, है ना, ये रेक्टेंगल सा बना दिया, ये इन्होंने बनाया नहीं है। ठीक है चलो मैं तुम्हें बना के बता रहा हूं, कल टाइपिस्ट की सैलरी काटूंगा। सुनो, ये है ट्रेपिज्म, भुजा एडी और बीसी समांतर है, नाम कुछ ऐसा लिखना, एडी और बीसी समांतर है, बी सी ए डी ऐसे। पैरेलल सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए, ये आकृति हटा दो बेटा, ये आकृति रहने देना आप, ये आकृति सही नहीं है। अच्छा अब आगे क्या बोल रहा है ये, आगे क्या कह रहा है दोस्तों,
मैं नाम कुछ ऐसे लिखूं क्या इस पर यार, जो बोले इन्होंने, तभी ढांचा बनेगा सही आपका, तभी बात बनेगी सही आपकी। एडी और बीसी पैरेलल है। यहां एक पॉइंट है ई से आपने ये दोनों मिला दिए, और यहां दोस्तों आपने कर दिया इसका ये परपेंडिकुलर। ये इसका डायग्राम था। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया, अरे ये बीच की दूरी तो है, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया क्या बनेगा सर? ये बनेगा 1/2 गुणा एडी प्लस बीसी समांतर भुजाओं का योगफल गुणा उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी EN है क्या? और ट्रायंगल AED का एरिया होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई वाला तरीका जानते हैं? हाँ, बस हो गया। 1/2 भी कैंसिल, EN भी कैंसिल। सवाल का उत्तर बन गया AD प्लस BC बटा में AD। बस सिर्फ आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा था, फॉर्मूले के अलावा कोई बात नहीं दी गई बेटा। इतनी बात को ट्राई करना आना चाहिए। एक रेशो वाली बात मैंने आपको बताई थी, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बताई अब समझ में आ जाएगा, और चिंता मत करो बेटा। बेटा एक ट्रायंगल है ABC, भुजा AB पर एक बिंदु है P और यहां एक बिंदु है Q। तो मैं सवाल साफ साफ एक बात कह रहा है कि भाई साहब AP और PB का रेशो है 2:5। ओके, और बच्चों अगर PQ BC के पैरेलल है, समांतर है, तो इनका रेशो भी 2:5 बनेगा। यानी कि आपके दोनों ट्रायंगल कौन कौन से? APQ ABC पैरेलल है बच्चों। ट्रायंगल APQ सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। बेटा आप इनमें बताओ संगत भुजाओं का अनुपात कितना आ रहा है? AP और AB का अनुपात बन रहा है 2:7। अरे AP 2 है, AB 7 है ना, तो इसका मतलब इनका जो एरिया है वो 4:49 में जाएगा। भुजाएं अगर 2:7 में है, एरिया जाएगा 4:49 में। APQ का एरिया तुमको अगर 4 दिया गया है, तो प्यारे दोस्तों समलम AQPC का एरिया, निचले वाले का एरिया 45 आएगा क्या? तभी तो पूरे का 49 कर सकते हो। ये 4 है, ये 49 है, तो इसको 45 कर दीजिएगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। जैसा आपने अभी अभी सवाल किया, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल डिट्टो सवाल है। सॉरी माफ कीजिए, वैसा नहीं है, लेकिन आपने एक फॉर्मूला किया था MANB M+N, ऐसा कुछ याद है? मैंने आपको PQ की लंबाई ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बताया था कि MA+NB बटा में M+N अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करके कर लोगे क्या? ये मिड पॉइंट का सवाल नहीं है, ये 5:4 में तोड़ रहा है। ये 5:4 में तोड़ रहा है, तो M की जगह पे 5, N की जगह पे 4 रख के तुम्हें सवाल सॉल्व करना है। अरे करके बताओ या कर लोगे? इसको पढ़कर बताओ, इसमें तुम्हें क्या फील आ रहा है? आप कहना सर हम समझ पा रहे हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपिज्म की बात हो रही है। जब दो भुजाएं बराबर दे रहे हैं ना, दो भुजाएं बराबर दे रहा है, तो तुरंत समझ लेना ये आइसोसेलेस ट्रेपिज्म है सर। इसमें सारी जानकारियां आपको खुद से लगानी है। आज तुम्हारा पूरा हो गया क्वाड्रिलेटरल, आज तुम्हारा पूरा हो गया क्वाड्रिलेटरल। आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि आप कोई भी सवाल उठाएंगे कहीं से भी, तो ठीक प्रकार से उन पे काम कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर मैं इस लाइन को मिलाऊंगा, मुझे बताओ ये 8 है, बच गया 15, ये आ रहा है 7.5, तो ये लाइन 10 आनी चाहिए क्या? ये लाइन 10 आनी चाहिए क्या? आप कहेंगे हाँ सर 10 आएगी, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 3 4 5 का ही ट्रिपलेट है। थोड़ा सा उसको ढंग से लिख कर दिया है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और कुछ नहीं है। तो सर मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो लंबाई बन रही है 15.5, चौड़ाई बन रही है 10, एरिया कितना बनेगा? 15.5 गुणा 10। ये सारे सवाल तुम्हें घर से करके लाने हैं, इनमें अटकना मत, इनमें दिखना मत बेटा। बस ये प्यारे बच्चों आपके 20 तक के सवाल हैं। आज आपका पूरा हो गया जी क्वाड्रिलेटरल। हमने थोड़ा 2D मेंसुरेशन में
चीजें डीप लेवल पे आपको बता दी, ट्राइंगल की सारी थ्योरम पढ़ाई, क्वाड्रिलेटरल हमने पूरा करा, स्क्वायर करा, रेक्टेंगल करा, ट्रेपेजियम करा, पैरेललोग्राम करा, रोम्बस करा, हर प्रकार का सवाल करा। इनको अब आप ठीक प्रकार से ट्राई कर सकते हो। प्यारे बच्चों, अब सुनो मेरी बात, कल की क्लास में ना हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्किल। 2 से 3 क्लास आपकी चलेंगी सर्किल की, और हम कोशिश करेंगे कि लगभग 3 क्लास में आपका सर्किल पूरा हो जाए, और सर्किल पूरा होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे 3D की तरफ। ज्यादातर सवाल आपको इसी प्रकार के मिलते हैं, जो चीजें आपके सामने हैं ये सवाल तुम्हें दी जाती हैं। डाउट आपके क्या भेजे हैं 2-4 मिनट देख लो भाई। मैं तुम्हें कुछ नहीं आता सर, क्या करें? बेटा पढ़ो, उसके लिए बेटा पढ़ो। बदन भैया सर्किल के बाद में पॉलीगन भी आएगा, चिंता मत करो, सर्किल के बाद में पॉलीगन भी आएगा। यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लास होगी चैप्टर वाइज, बेटा चैप्टर वाइज उस पर कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी, फाउंडेशन बैच की क्लास होगी। प्रीति क्या बेटा, इन सवालों को ठीक से आपको भेजना चाहिए, सवालों को ठीक से आपको भेजना चाहिए। ये देखो, अब कुछ नहीं है, आपको सवाल दिया है फिट और इंच में। 1 फिट में 12 इंच होते हैं, 1 फिट में 12 इंच होते हैं। तो बस ये सवाल आपका इंचों पर बेस्ड क्वेश्चन था, और ऐसा मैंने आपको एक सवाल आज करवाया ना कि जब तुम्हें चारों साइड दी जाएं तो किसी भी तरह से एक इनकी हाइट ज्ञात कर लीजिए, इनकी हाइट ज्ञात कर लीजिए। हाइट ज्ञात करोगे तो भैया आपको अपने सवाल का एरिया मिल जाएगा, और कुछ करना नहीं है। तो मेरे भाई डिकेत, क्या तुमने ये सर्किल पढ़ लिया पूरा? यार तुम ये सर्किल के सवाल लेकर आ रहे हो, कह रहे ये सवाल बताओ। मैं तो अभी जो चल रहा है प्रेजेंस पे जियो ना यार। अभी जो मैंने स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल पढ़ाए हैं, अभी इनको ट्राई करने का प्रयास करो। ट्राइंगल के एरिया का सम, अरे नहीं भैया लिटी, तुम एक ही बात को कितनी बार लिखोगे? आमने सामने का एरिया का मल्टीप्लाई बराबर होता है, ना कि उनका जोड़ इक्वल होता है। इस सवाल में क्या हो गया, आपने क्लास में क्वेश्चन नहीं करा? अरे विकास, एक बार क्लास का बेटा रिवीजन देखना। अपोजिट में वो एक अलग कंडीशन पे दिया होगा। अगर वैसे हम बात करें ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी कैसा भी क्वाड्रिलेटरल, तो उनका मल्टीप्लाई होता है। ABCD के अंदर एक बिंदु है Q, ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, ये बिंदु कहीं भी हो सकता है। QA आपको 3 दिया हुआ है, QB आपको 4 दिया हुआ है, QC हो गया 5 दिया हुआ है। भाई जिनका ये डाउट है, पुतिन साहब, क्या आपने रेक्टेंगल वाली क्लास पढ़ी है? जब रेक्टेंगल की क्लास हुई थी, रेक्टेंगल वाली क्लास पढ़ी है क्या भाई मेरी? अरे बता दे भाई जल्दी से, फिर सवाल सॉल्व करता हूं। रेक्टेंगल वाली क्लास पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अब कमेंट आएगा सर क्लास तो नहीं पढ़ी है, डाउट भेजकर सो गया। बेटा इतने खाली बैठे हैं, कोई डाउट भेज दिया और छोड़ दिया। जिन बच्चों ने क्लास पढ़ी है इस सवाल का आंसर दे पाएंगे, उन्होंने इस सवाल को समझा है। क्लास में ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। विवेक मेरे भाई, ये यार इंटरेस्ट की क्लास नहीं चल रही है भाई। भाई जो टॉपिक साथ में चल रहा है उसकी बात किया करो ना यार, साथ साथ में जो पॉइंट आपको दिया गया उसकी बात करा करो ना। ऐसा थोड़ी है कि यार कहीं से कोई सवाल कब कैसे भी आ जाएगा यार। चलिए कोई बात नहीं, अरे माइनर प्रॉब्लम नहीं है यार, तुम ऐसे ही ना बिना मतलब ही यार रोज एक ही सवाल घूमते हो, बाकी बातों का तो चिंता ही नहीं है। हाँ तो ये क्वेश्चन क्लास में 2-3-4 बार तुम्हें बताया गया, ये क्वेश्चन तुम्हें क्लास में 2-3 बार बताया गया कि भैया मैंने अगर ब्याज पर X रुपए लिए होते, 6% की दर पर लिए होते, तो 1 साल में मेरे को इतना ब्याज देना पड़ता। अब मैंने 8,400 वापस कर दिया, तो अब मेरे को प्रिंसिपल बचा मेरा केवल इतना। रेट इस पर लगा रहा हूं मैं 5% की, और 1 साल पर इतना हो गया। सेकेंड ईयर का ब्याज है, पहले साल के ब्याज का 13/20 है, तो ये 20/13 कर देना यार। पहले साल का ब्याज 20 है, सेकेंड ईयर का ब्याज 13 है, तो बस आपको पैसा ज्ञात करना है। आपने कितना पैसा ज्ञात किया, इसी बात को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं आगे, सर्किल की बात करेंगे। सर्किल का मतलब वृत्त, वृत्त के कंसेप्ट क्या है, थ्योरम क्या है, इनको पढ़ते हुए सारे सवाल करने का प्रयास करेंगे।
उम्मीद करता हूं सब बातें आप साथ साथ समझ रहे होंगे, क्वेश्चंस का रिवीजन आप लोग कर रहे होंगे। धन्यवाद।